Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are We are fine. fine, ma'am. And what And about fine, you? ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, भाषण 2। बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक जो है कविता है भाषण के ऊपर, जिसको गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में उनके गोपाल जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी 1915 को परासौली, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम इनके ब्रजकिशोर शास्त्री और माता का नाम चमेली देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा परासौली के निकट भवनपुरा में व बाद में मथुरा में इन्होंने अध्ययन किया। केवल कक्षा 7 तक, बहुत कम ही पढ़े लिखे। इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता के कार्य करना शुरू किया। इन्होंने साहित्य संदेश, बेटा आवाज नहीं सुनाई दे रही है? मैम आ जा रही। हाँ चलिए बेटा। तो ये कक्षा 7 तक ही पढ़े थे, लेकिन ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। इसके बाद इन्होंने शाही संदेश जो आगरा की पत्रिका थी उसमें संपादन किया। इसके बाद दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली की पत्रिका उसका संपादन किया। इसके बाद राजस्थान पत्रिका जयपुर, सन्मार्ग कलकत्ता में संपादन तथा दैनिक विकासशील भारत आगरा के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। हिंदी के 50 से ऊपर ग्रंथों की उन्होंने रचना की। 50 से भी ज्यादा ग्रंथों को उन्होंने लिखा। सोचिए आप लोगों को इतना ही पढ़े लिखे थे, लेकिन कितना जो है आगे निकले हैं। जिसमें खंड काव्य संग्रह, व्यंग विनोद एवं ललित निबंध, जीवनी, यात्रा स्मरण और समीक्षात्मक ग्रंथ आदि शामिल है। इनमें से कुछ के देशी और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। यानी इनका ग्रंथ इतना फेमस हुआ कि देशी और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इनकी विशेषता क्या रही है? राजधानी में हिंदी भवन की स्थापना इन्होंने की थी। आज हिंदी भवन विश्व हिंदी केंद्र के रूप में आकार ग्रहण कर चुकी है। यह हिंदी भवन न्यास समिति के संस्थापक और महामंत्री के पद पर अंत तक रहे। यानी इन्होंने स्थापना की और जीवन पर्यंत इसमें उन्होंने कार्य किया। 1937 से अंतिम समय तक निरंतर स्तंभ लेखन में संलग्न रहे। यानी 1937, यानी जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसके 10 साल पहले से ही ये जो है कविता लिखने का कार्य करते थे। और हिंदी साहित्य जगत में हास्य सम्राट और हास्य रसावतार के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे कि प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट के नाम से फेमस है ना? हाँ, यस मैम। ऐसे ही Yes, ma'am. सम्राट के नाम से गोपाल प्रसाद व्यास जी फेमस हैं। 28 मई 1905 को इनकी मृत्यु हुई। अब आप 10 लगा लीजिए। 1937 से लगातार इन्होंने लेखन का कार्य किया है और 1905 में जाके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 5 छोड़ दीजिए, 5 बस इधर, लेकिन उधर अगर जो 37 से 2000 तक इन्होंने लेखन कार्य किया। तो चलिए आपके जो सिलेबस में है भाषण 2 देखते हैं। इनकी कविता कितना व्यंग्यात्मक और हास्य रस से युक्त है। बहुत ही ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। बुक दिख रही है बेटा? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना, उसको नहीं दिखाई देगी।
बाकी लोगों को दिखेगा। हाँ चलिए, देखिए कितना बढ़िया कविता है इनका, भाषण दो। क्योंकि आज के युग में भाषण देना बहुत अच्छी जो है कला है। कवि ने उस कला की जो है यहाँ पर प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भाषण देना जो है कितना मनुष्य के जीवन में जो है कितना सार्थक है भाषण दे, किसी भी विषय पर भाषण देना। क्योंकि आप देखिए जहाँ भी चार लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक लेकर आपस में भाषण शुरू हो जाती है ना। आप लोग देखते होंगे, गली हो चाहे चौराहा हो या आपके दरवाजे पर ही हो, चार बुजुर्ग बैठ गए या चार यंग लोग आ गए तो अपनी अपनी बातें सब लोग कहना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी भाषा कहते लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कहते हो ना आप लोग घूम पे, तो वही चीज यहाँ उन्होंने बताया है। देखिए, यदि पेट में दर्द होता हो, नन्हा मुन्ना या नन्हा मुन्ना रोता हो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल सरल शैली में उन्होंने लिखा है। यदि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो या फिर किसी के घर पे छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा रो रहा हो, या किसी की आंखों की बीमारी हो, यानी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, अथवा किसी को तिजारी हो। तिजारी का मतलब होता है हर तीसरे दिन आने वाला बुखार, तिजारी बुखार कहते हैं। जो बुखार होता है एक दिन ठीक रहेगा फिर दूसरे दिन हो जाएगा, जिसको हम तिजारी बुखार कहते हैं। वैसे मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम हो अगर किसी के पास, यानी किसी के पेट में दर्द हो रहा हो या किसी के घर में बच्चा रो रहा, कभी कभी बच्चे रोने लगते हैं, चुप नहीं होते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, या फिर किसी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या किसी को बुखार हो रहा हो, तो डॉक्टरों के तो नहीं, डॉक्टरों पर जाओ, यानी आप डॉक्टर के पास न जाइए। और वैद्यों से, वैद्य यानी वैद्य किसे कहते हैं, चिकित्सक जो घरेलू दवा बताती हैं, से अरे न टकराओ, है सब रोगों की एक दवा, भाई भाषण दो, भाई भाषण दो। समझ में आ रहा है? यानी ऐसी परिस्थितियां आने पर आपको डॉक्टर के, वैद्य के पास न जाकर उस विषय पर अपने लेक्चर शुरू कर देने हैं, भाषण देना शुरू कर देना चाहिए। एक कवि की जो है कहना है, कवि ने इसकी व्याख्या की है, लोग ऐसा ही करते हैं। किसी को कुछ होता है, लोग देखने गए, अपनी अपनी राय देने लगते हैं ना, उसी राय को यहाँ भाषण का नाम दिया गया है कि डॉक्टर के पास मत जाओ, वैद्य के पास मत जाओ, केवल उस पर व्याख्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि ये सबसे बहुत अच्छी कला है अपनी अपनी बातों को बताने की। अगला पैसे देखिए, इतना समझ में आया? अभिषेक पांडे, काव्यांशु, Yes, ma'am. समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. हाँ, मुस्कान, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है Yes, बेटा? ma'am. बहुत ही सरल भाषा में लिखा Yes, गया ma'am. है कि किसी के कोई पेट में प्रॉब्लम हो या फिर किसी के बच्चे रो रहे हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी की आंखों में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो या समस्या हो, है ना, या किसी को बुखार लगातार हो रहा हो, तो आप वैद्य डॉक्टर के पास न जाकर क्या करें, सबसे बड़ा दवा है कि आप उस पर व्याख्यान देना शुरू कर दें। व्याख्यान यानी भाषण देना शुरू कर दीजिए। हास्य व्यंग कविता है, ठीक है, आपको राय नहीं दे रहे हैं कभी नहीं कि आप डॉक्टर के पास में जाए, डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने व्यंग कैसा है, समाज में लोगों के लिए जो आते हैं वो अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। ऐसे परिस्थितियों पे तत्काल चिकित्सक के पास न जाकर लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं ना, होता है कि नहीं होता ऐसा गौरव? उसी राय पे ही उन्होंने ये व्यंग कसा है, ठीक है, ये उनका व्यंग है। और देखिए, हर गली सड़क चौराहों पर भाषण की गंगा बहती है। सही है या गलत है? जहां भी गली सड़क चौराहे पे चार लोग इकट्ठा हो
तो वहां भाषण शुरू हो जाती है, गंगा बहना अपनी भाषण शुरू हो जाती है। हर एक समझदार नर नारी के कानों में कहती रहती है, यानी जो भी समझदार व्यक्ति हैं उनके कानों में उस भाषण की आवाज सुनाई देती रहती है। मत पुण्य करो मत पाप करो, मत राम नाम का जाप करो, कम से कम दिन में एक बार भाई भाषण दो, भाई भाषण दो। यानी आपको हर समझदार नर नारी के लिए कवि ने व्यंग किया है कि न कोई पाप का काम करो, न कोई पुण्य का काम करो, न कोई राम नाम का जाप करो, ईश्वर का भजन कीर्तन भी मत करो, लेकिन कम से कम दिन में 1-2 बार 4 लोगों के सामने अपनी भाषण अवश्य कहो। कुछ लोगों की आदत होती है ना, थोड़ी सी बात पा जाते हैं, जब तक वो 4 लोगों के आप पास शेयर नहीं कर देते हैं तब तक लगता है उन्हें खाना नहीं हजम होता है। ऐसे आपके अड़ोस पड़ोस में लोग होंगे, क्यों अलका? कोई है आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में? हर गांव में हर पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी सी कोई बात पा गए, जब तक सबको पता नहीं देंगे तब तक उनको जो है भोजन नहीं पचेगा। तो वही यहाँ व्यंग कस रहे हैं कवि कि आपको न को पुण्य करने की जरूरत है, न आपको पाप करने की जरूरत है, न कि राम नाम जपने की जरूरत है। बस एक काम आप कीजिए, दिन में 1 बार या 2 बार अपनी भाषण अवश्य सबके सामने सुनाइए, नहीं अपना लेक्चर जरूर सबके सामने सुनाइए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने भाषण कला से क्या लाभ है इसको बताया है व्यंग के रूप में। गौरव समझ रहे हो ना? गौरव, भाषण देने से सुनो, स्वयं नदियों पर पुल बंध जाएंगे। देखिए बहुत से नेता लोग होते हैं या बहुत से व्यक्ति होते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन इतना भाषण दे देते हैं, किसी बात पे इतना कह डालते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कि जानो बस काम हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ कवि ने कहा है कि भाषण देने से, आप लोग सुनिए कि भाषण देने से क्या होता है। अब स्वयं ने अपने आप नदियों पर पुल बन जाती है, भाषण के द्वारा नदियों पर अपने आप पुल बन जाती है, जाएंगी, और बन जाएंगे बीसियों बांध, यानी जो बड़े बड़े बांध बनते हैं जिसको बनने में कितना समय कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन भाषण जब लोग करते हैं तो 20 बांध बन जाएंगे थोड़ी ही देर में। और जो ऊसर यानी बंजर भूमि है ना, ऊसर यानी बंजर भूमि, उस पे क्या होगा, हजारों उगाएंगे, है ना, मतलब उस पे हजारों चीज के अनाज पैदा हो जाएंगे भाषण के द्वारा केवल। तुम शब्द सत्य के इस महत्व को मत विद्युत से कम समझो, भाषण का बटन दबाते ही बादल पानी बरसाएंगे। आपको कभी व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आप सभी लोग जान लीजिए, अगर जानते नहीं हो, भाषण देने से स्वयं नदियों में अपने आप पुल बन जाएंगे और 20 बांध भाषण के द्वारा तैयार हो जाएंगे। कोई कोई नेता होते हैं ना, भाषण में कहते हैं हम इतना करेंगे उतना करेंगे, उस पर इन्होंने व्यंसा है। इसलिए आप सभी भाषण के इस शब्द की शक्ति क्या होती है, एक काव्य की जो है के बारे में शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किस प्रकार से शब्दों की शक्ति हमें हमारे अंदर अपने अभिचार यानी अपने महत्व को हमारे ऊपर आकर्षित करते हैं, इस चीज के बारे में बताया जाता है शब्द शक्ति के ऊपर। तो यहाँ भाषण की शब्द शक्ति के महत्व को आप बिजली से कम मत समझिए। जैसे बिजली का बटन दबाते ही चारों तरफ लाइट प्रकाश हो जाती है ना, ऐसे ही भाषण की शब्द शक्ति की, भाषण देने की शक्ति भी उतनी तेज होती है। अगर हम भाषण की बटन दबाते हैं यानी भाषण देना शुरू कर दें तो क्या हो सकता है,
बादल पानी बरसाने लगेंगे। इतना शक्ति होती है भाषण के में कि यहाँ बादल भी पानी बरसाने लगते हैं भाषण देते हैं। इसलिए न मैला चाम करो। चाम का मतलब होता है वस्त्र, और चाम का मतलब ये शरीर की चमड़े को भी चाम कहा जाता है। ठीक है, जो स्किन होती है हमारी, इसको भी चाम कहते हैं। इसलिए आप सभी अपने वस्त्र को, अपने स्किन को मैला मत कीजिए। दिन भर प्यारे आराम करो, यानी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। भाषण देने से जब इतना सारा चीज आपको मिलने वाला है, तो आप काम करके अपना कपड़ा, अपना शरीर क्यों गंदा करें। इसलिए आप सभी दिन भर बैठकर आराम कीजिए, और संध्या को भोजन से पहले छोड़ो अपने कपड़े मैले। और जब शाम को भोजन करना हो, तो अगर आपके कपड़े मैले हो गए तो उसको निकाल दीजिए। उसके बाद तन को संवार कर अपने आप को, शरीर को स्वच्छ करके, मन को उभार कर, और कुछ नए शब्द लेकर उधार, प्रत्येक विषय पर आंख मूंद भाई भाषण दो, भाई भाषण दो। यानी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने वस्त्र और अपने शरीर को मैला करने की जरूरत नहीं है। आराम आराम कीजिए, और जाके शाम के समय अपने आप में थोड़ी नई शक्ति लाइए, यानी कुछ नए शब्द सोचिए किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, और फिर आंख मूंद कर उस विषय पर भाषण दीजिए। चाहे आपको इस भाषण देने के लिए शब्द किसी और से भी सीखना पड़े, तो इससे मत कतराइए। आप लोग दूसरों से भी शब्द को सीखिए, भाषण देने की कला को सीखिए, लेकिन आप भाषण अवश्य दीजिए। आई समझ में बेटा? मुस्कान? Yes, ma'am. सभी लोग समझ गए? हाँ, भाषण देने की कला में कितनी शक्ति है प्राची? Yes, ma'am. हाँ, यानी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, न अपने कपड़े मैले करने, न अपने शरीर को। बस आराम कीजिए, और थोड़ी सी भाषण देने की शक्ति, यानी शब्द जो है नए नए शब्द, यानी ऐसे शब्द। देखिए भाषण कब सक्सेस होता है, जब उसके शब्द में जादू होते हैं जो दूसरों को आकर्षित कर सके। आप सच्चाई कहोगे तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ना मुस्कान? हाँ, Yes, तो ma'am. सच्चाई ना करके भाषण देने वाले नेता लोग, कोई कोई नेता कैसे होते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ताकि आप आकर्षित हो जाए। काम कुछ भी ना करें, लेकिन इतनी मीठा बोलते हैं कि मानो बस सारा काम हो गया। तो वही चीज कवि ने कहा है कि आप किसी से शब्दों को उधार लीजिए, अर्थात सीख लीजिए उधार लेकर, लेकिन भाषण आप अवश्य दीजिए। भाषण देने की कला जो है बहुत ही अच्छी है। बिना काम किए, बिना कुछ किए आप भाषण देने की कला को जो है सीख लीजिए। चलिए गौरव, आप बताएंगे, क्या आप कवि द्वारा दी भाषण कला की व्याख्या से सहमत हैं? जो भाषण कला की व्याख्या कवि ने की है, आप इससे सहमत हैं? अपने विचार बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। गौरव, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। देखिए आपके माउथ के स्पीकर में कोई खराबी तो नहीं है? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए अभिषेक यादव, आप बताएंगे, क्या आप सहमत हैं कवि के भाषण कला की व्याख्या से? यस मैम, मैं कवि द्वारा लिखी गई भाषण कला की व्याख्या से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी विषय पर कहीं पर भी उसके बारे में कुछ कहते हैं तो हमारी भाषण देने की शैली में सुधार आएगा और हम भाषण देने की शैली को समझ पाएंगे। चलिए मुस्कान, आप बताइए।
मैम, मैं कवि द्वारा दी गई भाषण कला की व्याख्या से सहमत हूँ, क्योंकि भाषण देने से हमारे अंदर भाषण की कला और ज्यादा बढ़ जाती है और हम हर विषय पर कुछ ना कुछ कह सकते हैं। हर विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो यहाँ कवि ने व्यंग किया है। व्यंग उन लोगों के लिए है जो केवल भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए व्यंग है। लेकिन भाषण देना एक कला भी है। इस कला, देखिए बहुत से लोग हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं होती है। आप जैसे बच्चों में ही है, बहुत बच्चे हैं जो होमवर्क अच्छा करेंगे, लिख लेंगे, लेकिन अगर टीचर के सामने सुनाना हो, कोई चीज प्रस्तुत करना हो तो हिचकिचाते हैं, है ना। तो वहाँ ये होता है कि उनकी कला को कोई नहीं समझ पाएगा। जहाँ 4 लोगों के सामने बोलने की बात है, अगर आप अपने मन के उद्गारों को, विचारों को 4 लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कोई देख रहा है कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप। आपका व्यक्तित्व 4 लोगों के सामने दिख रहा है, आपकी बोलने की शैली दिखेगी। पढ़ाई तो वहां दिखेगी जहां आपको कंपटीशन डील करना है, लिखकर पास होना है, ठीक है, वहां आपकी पढ़ाई दिखेगी। लेकिन जहां समाज में 4 लोगों के बीच में रहना है, वहां आपका व्यक्तित्व और आपकी बोलने की शैली जो है बहुत कुछ प्रभावित करती है आपके व्यक्तित्व को। अगर आपकी बोलने की शैली अच्छी है, वाणी में मधुरता है, आकर्षण शक्ति है, और आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, आप अपने कवि के बारे में देख लीजिए कि वो कक्षा 7 तक पढ़े थे। आप जितना आप लोग पढ़ रहे हो उतना ही वो पढ़े थे, और जहां तक है आप जैसे स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय यानी अपने आप अध्ययन करते हुए तो उन्होंने संपादन का कार्य किया। पत्र पत्रिकाओं में संपादन करना और फिर कविता बना के लिखना, ये छोटा काम नहीं है। अभी आप लोगों को एक कविता बनाने को दे दी जाए तो शायद आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएं। कुछ लोग तो बना ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बना भी नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन अगर धीरे धीरे करके आप प्रयास करोगे तो करोगे। इन्होंने ऐसा ही तो किया। कोई भी व्यक्ति अपने आप महान नहीं बनता है। शुरू में बहुत ऊंचे गिरना उठना, सुख दुख झेलते हुए जीवन के संघर्ष पथ पर आगे बढ़ता है, तब जाके वो महान बनता है। बचपन से ही गांधी जी महान नहीं थे, जब पढ़ रहे थे तो महान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जैसे बढ़ते गए उनके कार्य उन्हें महानता की ओर ले गया। तो ऐसे ही आप भी अभी से ही अगर अच्छा काम करने की आदत डाल लोगे तो धीरे धीरे आप अपना विकास कर सकते हो। तो कवि ने भाषण की जो कला के बारे में बताया है, हम सभी को उस कला से सहमत होना चाहिए। भाषण देना अपने आप में एक कला है, इस कला का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें सच्चाई हो, झूठा भाषण न हो। तो बेटा इस पाठ को तो दोहरा दे, समझ गए हो सभी लोग? एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। देखिए कवि ने संदर्भ प्रसंग तो बताना नहीं है कि आप बता ले कर ले जाओगे। आकृति संदर्भ में क्या लिखोगी बेटा? बोलिए प्राची। आकृति बुक आपके सामने फिर भी बोल नहीं पा रही हो। यही है, जब आप बोल नहीं पाओगी तो कितना भी पढ़ाई लिखाई कैसे पता चलेगा आप क्या पढ़ रही हो, जब आप बोल नहीं सकती हो तो। अखिलेंद्र प्रताप बोल पाएंगे आप? अखिलेंद्र Ma'am, repeat the answer. Question. संदर्भ
पहले हमें व्याख्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। अगर हम किसी पाठ की व्याख्या समझ लेते हैं तो उसके प्रश्नों के उत्तर हम खुद दे ले जाएंगे। आपको पहले इस व्याख्या करने से पहले हेडिंग आपको संदर्भ की होती है, कई बार बताया गया है इस चीज को। चलिए, हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो अखिलेंद्र, तो एक बार लेकिन तो ध्यान देना है इस विषय पर, क्योंकि जब भी हम कविता पढ़ाते हैं तो संदर्भ की जो है हम जरूर पूछते हैं बच्चों से। काव्यांशु, आप बताएंगे? काव्यांशु। मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक में हिंदी से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल जी हैं। इस कविता में हमें यह बताया गया है कि भाषण दो। हाँ, अभिषेक आप बताइए। अभिषेक। मैम संदर्भ। हाँ, मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 भाषण 2 कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। चलिए मुस्कान, व्याख्या बताएंगे बेटा आप? व्याख्या बता ले जाएंगी? हाँ, यस मैम। हाँ बताइए। मैम, इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि भाषण देने से हमारी भाषण शैली ही नहीं बल्कि हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी बीमारी है तो हमें वैद्य या डॉक्टर के पास ना जाकर उस विषय पर भाषण देना चाहिए। और अगर भाषण देने से हर नदियों पर पुल बन जाते हैं। बेटा रुक जाइए, इसमें स्टॉप। देखिए, पूरा आप अगर व्याख्या कर रही हो, जितनी लाइनिंग है उस हर लाइनिंग की व्याख्या आपकी होनी चाहिए। यस मैम। यहाँ देखिए, आप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताना कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो या किसी के घर में छोटे बच्चा रो रहा हो और चुप ना हो रहा हो, या फिर किसी के आंखों में कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, तो आपको डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप उस विषय पर भाषण देना शुरू कर दीजिए। आप उस विषय पर भाषण देना दीजिए। इस तरह से आप करेंगी, ठीक है? चलिए आगे। यस मैम, हर गली और सड़क चौराहे पर हमेशा भाषण की गंगा बहती रहती है, इसलिए हर एक समझदार नर नारी के कानों में कहती है कि कोई पुण्य या पाप मत करो, सिर्फ राम नाम का और ना ही राम नाम का जाप करो। बस हमें एक ही काम करना है, सिर्फ भाषण देना है। भाषण देने और सुनने से स्वयं नदियों पर पुल बन जाते हैं और हजार ऊसर उग जाते हैं। और हमें शब्द शक्ति के महत्व को विद्युत से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भाषण का बटन दबाते ही बादल पानी बरसाने लगेंगे। इसलिए हमें कोई काम ना करके अपने वस्त्र को गंदा नहीं करना है और संध्या के समय भोजन से पहले मैले कपड़ों को उतारकर अपने तन को संवार कर और मन को उभार कर और किसी दूसरों से नए शब्द का उधार लेकर उससे सीख लेकर प्रत्येक विषय पर हमें आंख मूंद के सिर्फ भाषण देना है। चलिए, प्राचिया आप बताएंगी व्याख्या? मैम, इस कविता में कवि हमें यह कहना चाहते हैं, यदि अगर दर्द में और किसी भी अंग में अगर दर्द हो रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है या आंखों की किसी को भी बीमारी होती है तो, अथवा
और डॉक्टरों के पास मत जाना चाहिए। हमें सिर्फ भाषण और भाषण देना चाहिए। हमें हर गली सड़क चौराहे पर भाषण की गंगा बहती है। हर एक समझदार नारी नर के कानों में यह कहती है कि मत पूर्ण करो और मत पाप करो, बस राम नाम का जाप करो। कम से कम हमें 1 या 2 बार कहना चाहिए, भाई भाषण दो, भाई भाषण दो। हमें भाषण देने से सुनो और सुन नदियों पर पुल बन जाएंगे और बंध बन जाएंगे और हमें बंजर जमीन पे भी कुछ घास वास उग जाएंगे और कुछ नए शब्द के उस महत्व को मत विद्युत से कम समझो, क्योंकि भाषण का बटन दबाते ही बादल पानी बरसाएंगे। और इसलिए ना मैला काम करो और हमें दिन भर कोई आराम नहीं और शाम के समय जाकर अपने मैले कपड़ों को निकाल कर हमें मन को सवार लेना चाहिए और मन को उभार कर कुछ नए शब्द लेकर उधार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आंख मूंद कर कहना चाहिए, भाई भाषण दो, भाई भाषण दो। देखिए बेटा, तो यह कविता जो है व्यंग्यात्मक है भाषण, क्योंकि आज के समाज में देखिए सभी जगह बिना, चाहे जहां भी कोई भी घटना घट रही हो या कोई अच्छी खबर हो या बुरी खबर, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसी विषय को उन्होंने व्यंग किया है। या जो है, अगर आपके यहाँ पर घर पे किसी को पेट की बीमारी हो रही हो या कोई बच्चा आपके यहाँ रो रहा हो या फिर किसी के आंखों में कोई परेशानी हो या फिर किसी का बुखार न छूट रहा हो, तो 4 लोग इकट्ठा जब होते हैं तो आपको अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो आपको भाषण ही देना चाहिए। आप डॉक्टर हो, वैद्य के पास मत जाइए, बल्कि वहां भाषण देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल यही लोग करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करने लगते हैं, अपनी अपनी राय देना सभी लोग शुरू कर देते हैं। आज के समाज में हर गली हर चौराहे पर 4 लोग जहाँ खड़े होते हैं, चाहे राजनीति का विषय हो या फिर गांव की कोई समस्या हो या कोई घटना घटी हो, यानी कोई ना कोई टॉपिक उनको मिल जाता है जिस पर वो लोग आपस में 4 लोग मिलकर अपनी अपनी भाषण शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ना आपको कोई पाप का काम करना है, ना आपको पुण्य का काम करना है, ना आपको ईश्वर भजन करना है। आप केवल एक कला में पारंगत हो जाइए। किस कला में? भाषण देने की कला में। भाषण देने की कला में पारंगत हैं तो आपके भाषण को सुनने के लिए सुनने वालों को भी कमी नहीं रहेगी। बहुत से लोग होते हैं, अगर आप अच्छा भाषण दे ले जाते हो तो आप जहां भी कहीं कुछ बोलोगे आपके सुनने के लिए वो तैयार होंगे, क्योंकि भाषण देने में वह शक्ति होती है भाषण की कला में कि स्वयं ही नदियों पर पुल बन जाते हैं। काम करने की जरूरत नहीं है, भाषण के माध्यम से इतना ताकत होती है भाषण की शक्ति में कि नदियों पे पुल बनने लगते हैं, कई बांध बन सकते हैं, 20 बांध भी बन सकते हैं और बंजर भूमि उपजाऊ बन सकती है भाषण के द्वारा, ना। और इस भाषण की कला को आप हल्के में मत लीजिए। या बिजली का काम करती है, बिजली का, जैसे आप बिजली की स्विच दबाते हो और पूरे घर में आपकी रोशनी आ जाती है, ऐसे ही अगर आप भाषण की बटन दबा देते हो तो जानो सब काम हो चुका, जितना आप भाषण दिए सारा काम कंप्लीट है ना। इसलिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ना अपने आप काम कीजिए, बिल्कुल आराम कीजिए, फ्रेश रहिए, अपने शरीर को फ्रेश रखिए, साफ सुथरा, अपने वस्त्र को भी मैला नहीं करने की जरूरत है। बस आपको जरूरत क्या है, आराम कीजिए और कुछ समय के लिए आप थोड़ी सी शब्दों को ढूंढ लीजिए कि हमें कहना क्या है, नए नए शब्दों को ढूंढिए। अगर आपके समझ में ना आ रहा हो अपने पास पड़ोस से उधार ले लीजिए शब्दों को, लेकिन आप भाषण अवश्य दीजिए।
किसी विषय पर भाषण देना हो तो उसमें पीछे मत रहिए। तो चलिए बेटा, आज आपकी व्याख्या हो गई। कुछ इसमें दिए गए हैं कठिन शब्दों के अर्थ, इसको देख लीजिएगा। बाकी बातों बातों में अगले कलम की सवारी बातों बातों में अगले सेशन में समझाएंगे, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। 3 मिनट आपके पास है केवल। तो चलिए एक क्वेश्चन तब तक हो जाए। भाषण कला से आप क्या समझते हैं? बहुत से लोग जुड़े थे, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आकृति बता सकती हो? उत्कर्ष बताएंगे। उत्कर्ष, भाषण कला से आप क्या समझते हो? मैम हम भाषण कला से मैम हम यह समझते हैं कि हमें मैम जैसे कि हमें पेट दर्द हो तो हमें वैद्य के पास न जाकर हमें भाषण इसको देना नहीं, चाहिए। व्याख्या नहीं करना है आपको। भाषण कला से आप क्या समझते हो, इसको आपको बताना है। जो भाषण की कला कवि ने बताई है, उससे आप क्या समझ रहे हो? खुशी, खुशी, बताइए। गौरव, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर ट्राई कीजिए। मैम हम नहीं आ रही आवाज। अभी आप अपनी माइक देख लेना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, तो समय भी समाप्त हो रहा है। आज के होमवर्क में हम कलम की सवारी का अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। इसको तो आप बुक में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सप्रसंग निम्नांकित आकार पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखें। इसको आपको भेजना है नोटबुक में करके, ठीक है? एक वाला क्वेश्चन तो आपको बुक में ही पूरा करना है, इसको कोई कठिन ही नहीं है, आप पूरा कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको नोटबुक में बढ़िया से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखकर उसका फोटो क्लिक करिएगा, ठीक है? आज का होमवर्क आपका यही है। चलिए बेटा, सेशन को एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय।